हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको पता है वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है या वर्ण कहाँ से आया है? तो वर्ण जो है सबसे पहले जो है वर्ण ध्वनि से आया है। कैसे? जब तक हम कोई आवाज़ नहीं निकालेंगे, कोई ध्वनि नहीं देंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इसकी उत्पत्ति ध्वनि से मानी गई है। और ये ध्वनि को हम क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि है ये वर्ण का मौखिक रूप है। कह सकते हैं ना? ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप। क्योंकि वर्ण को बोल के यानी मौखिक रूप से करेंगे, बोलेंगे तभी तो वर्ण जानेंगे कि वर्ण बोल रहे हैं कि क्या चीज़ बोल रहे हैं। और ये हो गया मौखिक रूप, यानी ध्वनि हो गया हमारा वर्ण का मौखिक रूप। इसी तरह ये वर्ण क्या है? इस ध्वनि का लिखित रूप है। पता चला अभी? ये क्या है? वो ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। और जब मैंने बोला उसको तो वो वर्ण जो हो गया वो ध्वनि का क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। जब मैंने उसको आकृति दे दी तो वो क्या हो गया? वर्ण का लिखित रूप हो गया। इसी के बाद जो है जब ये लिखित रूप दे दिया मैंने, तो हमारे एक पूर्वज जो हमारे हैं उनके समय में जो कुछ भी हुआ होगा उसके बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि हमारे वंशज जो है कैसे जानेंगे कि ये चीज़ हमारे समय में था या ये चीज़ थी हमारे यहाँ। तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? हम जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे बताएंगे हमें? तो उसके लिए उन्होंने जैसे अ बोला तो ध्वनि निकाली अ, तो उसको एक रूप दे दिया अ, एक आकृति दे दी ना आकृति। इस आकृति को उन्होंने किस रूप में लिखा? तो लिपि के रूप में। ये लिपि। और जब लिख दिया तो इसी को हम कहेंगे क्या? लिपि चिन्ह। इसी को लिपि चिन्ह कहेंगे ना। ये हमारी आकृति हो गई। तो ये आकृति हमारी कैसी है? अ बोला मैंने और इसको जब मैंने लिख दिया, एक आकृति दे दी, तो वो क्या कहलाई? लिपि चिन्ह कहलाई। उसी तरह क ख। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बोला कि इस समय के बारे में बताने के लिए हमारे वंशज इसके बारे में जाने, उसके लिए उन्होंने लिपि और या आकृति बनाई। उस आकृति को जब लिख दिया तो वो क्या हो गई? लिपि चिन्ह हो गया। तो ऐसे हमारे वर्ण की उत्पत्ति हुई। ये तो था मौखिक भाषा में, हमारे बोलचाल की भाषा में था कि वर्ण क्या होता है। लेकिन आइए किताबी भाषा में अब क्या होता है वर्ण, परिभाषा उसकी देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या होगा कि भाषा या शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यहाँ पे हो सकता है टुकड़े, या एक वर्ड और भी आता है क्या? खंडन। खंडन मतलब खंड करना, टुकड़े करना, उसका ये भी अर्थ निकलता है। तो ये हमारी परिभाषा हुई, ये बुक वाली परिभाषा हुई क्या? किस भाषा या शब्दों के। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आप में कि कभी कभी शब्द दे देता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, और कभी कभी ये दे देता है कि भाषा की वह छोटी इकाई क्या होती है, क्या कही जाती है। तो ऑप्शन में रहेगा जैसे अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो आप क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अब ये जो बोला गया है कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि ये विद्यालय आया। अब इसको जब बोला गया, ये बोला गया ना शब्द या भाषा, तो विद्यालय शब्द है ना, भाषा भी निकल गई कि हिंदी भाषा है, ये शब्द है। अब इसको वह छोटी इकाई, अब इसको अलग हम करते हैं। तो देखिए अलग अलग जब करेंगे
तो ये हमारे अलग हो गए ना, अलग अलग। अब ये जरा बताइए हमें कि क्या इसको अलग कर सकते हैं? ये जो व है, क्या इसके और टुकड़े कर सकते हैं? इसको और खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही हमारी परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, अब देखिए वो जो है हमारा ध्वनि है, इसके और टुकड़े कर सकते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ कि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो यानी ये जो हमारा छोटा सा है, ये जो टुकड़ा है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और ये कैसे आया है? तो शब्द से ही विखंडित हुआ है ना, शब्द से ही अलग अलग किए हैं। तो ये हो गया हमारा, यानी परिभाषा हमारी सही है कि शब्द की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्णमाला पहले आई कि पहले वर्ण आए। बहुत लोग बताते हैं कि पहले वर्णमाला या वर्ण, ऐसे कुछ कंफ्यूजन रहता है। लेकिन सबसे पहले वर्ण आया, वर्ण के बाद उसको कुछ विद्वान आए, उनको बोले कि नहीं, वर्ण आया तो इसको क पहले नहीं आता है, पहले अ से स्टार्ट होता है। तो पहले उसको क्रम से लिखने के लिए, क्रम की भी जरूरत पड़ी उनको, तो क्रम से लिखने के लिए उनको क्या करना पड़ा? वर्णमाला का निर्माण करना पड़ा। तो वर्णमाला, वर्ण का अर्थ होता है कि हमारा ये वर्ण हो गया जो हमने बताया, ये वर्ण, और माला यानी एक निश्चित क्रम में उसको पिरोना। माला हमारी कैसी होती है? एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होती है, धागे में पिरोई होती है, तो उसी को कहेंगे वर्णमाला। अब किताबों में क्या लिखा है आपके कि वर्णों का वह समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो उसे ही क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे ही क्रम में है ना। और फिर क, ख, ग, घ, ङ, और ये कहाँ तक? ज्ञ तक। ये है आपके। क्या ये क, ख, ग, घ के बाद अ, ई आता है? नहीं। तो इसी क्रम को, व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। देखते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है। संख्या में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की संख्या 52 होती है। ये हमारे 52, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 49 है या 51 है, तो ये हमारे वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्णों की संख्या 52, उसके बाद आता है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं पता है आपको? हाँ, वो तो स्टार्टिंग से आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही, कि वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं, पता ही होगा आप लोग को। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये हमारे वर्ण के प्रकार हो गए। अब देखते हैं वर्णों की संख्या। आपने देखा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52। ये हमारे वर्णों की संख्या है 52। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसको बोलेंगे? स्वर किसको बोलेंगे? जब कोई स्वर हम बोलते हैं या कोई ध्वनि निकालते हैं जो बिना रुके तुरंत बोल दिया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और देखिए आपकी किताबी भाषा में क्या कहेंगे स्वर को? स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, जैसे मैंने बोला अ, आ, ई, उ, इसमें कोई रुकावट आ रही है? नहीं। स्वतंत्र रूप से मतलब कि बिना रुके वो ध्वनि निकल जाए, उसे ही क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। जैसे देखिए बोलते समय अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। इसको बोलते समय कोई रुकावट हुई? नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे?
स्वर कहते हैं। ये तो होगा हमारे स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? परतंत्र रूप से, परतंत्र मतलब दूसरे के सहारे से बोले जाने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। किताबी लैंग्वेज में परतंत्र रूप से या स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे ही ये हमारे व्यंजन हैं जो किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं। देखिए क बोल रहे हैं, क, तो क जब बोल रहे हैं इसके लास्ट में अ आ रहा है कि नहीं? देखिए इसमें, इसको हम इस क को ऐसे ही लिखते हैं ना, फिर जाके ये क बनता है। देखिए क बोला मैंने तो उसमें लास्ट में अ आ रहा है, यानी ये हमें ये दिखा रहा है कि ये जो व्यंजन है, ये जो क है, वो बिना स्वर के नहीं बोल सकते। अब देखते हैं कुछ स्वर में जो है और भी जो हमारे इसमें स्वर के जो है प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतलब व्यंजन रहेगा। तो स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो देखिए ये स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या अगर पूछे तो स्वर की संख्या यहाँ लिख देती हूँ, संख्या किसकी? तो स्वर की संख्या। तो स्वर की संख्या कितनी होती है पता है आपको? 11 होती है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी 11 संख्या होती है हमारी। तो ये अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, ये संख्या कहाँ गई? तो इसको जब ऐड करेंगे ये दो, तो इनकी कुल संख्या जब पूछेगा स्वरों की कुल संख्या, तो स्वरों की कुल संख्या हमारी 13। ये हो गई कुल संख्या किसकी? स्वरों की। जब पूछे स्वरों की कुल संख्या तो कितनी बताएंगे? स्वरों की कुल संख्या 13। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 13। और जब पूछे कि स्वर की, फिर सिर्फ संख्या पूछे कि स्वर की कितनी संख्या होती है, तो 11। ये 11 संख्या होती है किसकी? स्वर की। ये समझ में आया? अब देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर की संख्या आपने देखा, स्वर की संख्या 11 + 2 होती है, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 13। और ऐसे स्वर की संख्या 11। अब आते हैं स्वर के प्रकार में। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं उसको, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं दूसरा, और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला हो गया मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब देखते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो ये जो हमारे होते हैं अ, ई, उ और री, ये हमारे क्या है? मूल स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। संख्या 4, इनकी संख्या 4 हो गई। ये मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री। इनको बोलने में कोई समय नहीं ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो मूल स्वर कौन है हमारे? अ, ई, उ, री। उसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। री इसमें नहीं आता है, इसमें संस्कृत में आप देखेंगे री रहेगा, और वो भी कौन सा री? ये बड़ा री। ये लघु री है, लघु अब बोले हैं मूल ह्रस्व स्वर, तो ये लघु है यानी ह्रस्व है री। जब इस री का भी बता दे रहे हैं अभी, ये देखिए री, ये री प्लस ये री मिलके आपका बड़ा री बना देते हैं, इसमें 2 हो जाता है।
ये मिलके आपके बड़ा री हो जाता है, इसलिए ये बड़ा री। तो ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद ऊ, फिर ए, ओ, औ, अंग और अह। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग बोलते हैं। ये तो अलग अलग रहेंगे, तब जब एक साथ रहेंगे तो हम आगे बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। ये तो हो गया हमारे दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। अच्छा, इसको दीर्घ या संयुक्त क्यों कहते हैं, आपको पता है? देखिए, इस अ और इस अ, यानी ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, दो ह्रस्व अ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आ, दीर्घ आ। दो लघु मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दीर्घ बनेगा ना। तो इसी तरह ये आ हो गया, दो अ के मिलने से ये आ हो गया। इसी तरह ह्रस्व ई यानी छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या हो गई? बड़ी। तो ये मिलके बना हुआ है, दो ई से, दो छोटी ई से बना है, इसलिए संयुक्त स्वर इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया संयुक्त क्यों बोलते हैं और दीर्घ क्यों बोलते हैं? तो ये हो गया हमारे संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या बोलेंगे 9 है। इनकी संख्या 9 है। उसके बाद देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? आपने देखा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में तो सारे स्वर आ गए, तो ये फिर प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर वह होता है जो किसी दूरी को, जो दूर व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए वो स्वर यूज किया जाता है। आइए देखते हैं कौन से होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ओम, बोलते हैं ना, किसी का नाम नहीं है ये। जब वो ध्यान लगाते हैं या पूजा वगैरह में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसमें बोलते हैं ओम। या नाटक में भी देखते हैं, नाटक में सब लोग पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें भी क्या बोलते हैं? ओम, खींच के बोलते हैं ना। तो किसी स्वर को खींच के जब बोला जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जैसे नाटक में देखे हैं आप लोग, नाटक देखते हैं ना, नाटक में क्या बोला जाता है? राम। राम बुलाते हैं ना, हे राम। जब लक्ष्मण को तीर लगी थी तो उसमें भी बुलाया था हे राम, ऐसे बुलाया था ना। तो ये हो गया हमारे प्लुत स्वर। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको एक इस तरीके से भी लिखते हैं। ये भी तरीका हमारा ओम है। ठीक है, तो ये हमारे प्लुत स्वर समझ में आ गया है, जिसको खींच के बोला जाए और ये दूरी के लिए होता है। तो ये हो गए हमारे स्वर के प्रकार। हमने बताया था कि इस अंग और अह, जो हमारे ये अंग और अह हैं, इनको हम नाम भी देते हैं। अगर ये अलग से आएंगे तो इनका नाम है, और एक साथ आएंगे तो इनका नाम है। तो ये नाम हम जानते हैं क्या है। इसको ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण या अयोगवाह स्वर। स्वर नहीं कहेंगे। स्वर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो है कभी स्वर में जाते हैं, कभी व्यंजन में जाते हैं। इनकी कोई निश्चित वो नहीं है कि ये इसी में रहेंगे, स्वर में रहेंगे या व्यंजन में रहेंगे। तो ये जो है क्यों, देखिए नाम से भी समझ में आ रहा है अयोगवाह। जो किसी में ना जुड़े उसे ही क्या कहेंगे? अयोगवाह। कैसे? आइए जानते हैं। जैसे हम लिखे, ये जो लिखा हुआ है अनुस्वार। अच्छा ये सुन लीजिए, ये भी ये हमारा है अनुस्वार, इसको हम बोलेंगे अनुस्वार। और ये जो हमारा होता है, यानी ये चीज, ये होती है हमारी विसर्ग। ठीक है। अच्छा ये जो अनुस्वार है ये व्यंजन है या स्वर है? पता है आपको? नहीं पता है तो आइए जानते हैं। जब ये लिखा हुआ है ये प्लस इसको मिलाएंगे तभी तो ये बनेगा कि नहीं? जब इसको मिलाया, इस अ को और इस अंग की मात्रा को, यानी अनुस्वार को मिलाया तो अंग की मात्रा बनी ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनुस्वार है वो स्वर की सहायता से है। हमारा व्यंजन की डिफिनीशन भी यही बता रही थी कि व्यंजन में जो
व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बताया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्वर है, अरे सॉरी व्यंजन है? तो ये हो गए। अब ऐसे देख लीजिए, ये और इससे मिलके बना है अनुस्वार से, फिर यही चीज ये भी और प्लस विसर्ग से मिलके बना है, यानी इसमें भी अ है, विसर्ग से बना है। तो ये हमारे क्या हो गए? अभी तो समझ में आया ना कि ये व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद जब अगर हम क में लगाएंगे इस अनुस्वार को, यही देख लेते हैं, इस क में इस अनुस्वार को लगाएंगे हम तो हमारा बनेगा कंग, बनता है। तो कंग यानी ये मात्रा दे रहा है कि नहीं? तो ये मात्रा जब दे रहा है तो कहाँ जाएंगे? स्वर में जाएंगे ना। तो जब ये मात्रा दे दिया, स्वर में जा रहा है, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से तो ये व्यंजन में जा रहा था, इस हिसाब से तो ये व्यंजन में जा रहा था, इस हिसाब से तो ये व्यंजन में जा रहा था, लेकिन इस हिसाब से तो ये स्वर में जा रहा है। कैसे? कैसे पता है ना? ये अ था, अ हमारा स्वर है और ये अंग की मात्रा है यानी अनुस्वार है। तो यही चीज़ तो हम लिखते थे, ये जो तो था हमारा क प्लस अ मिलके ही तो पूरा क बनता था। व्यंजन की यही परिभाषा थी ना कि क जो है स्वर के साथ मिलके ये आता है, ये भी तो वही सा चीज कर रहा है। अ जो है अनुस्वार के साथ ही लग रहा है ना, अनुस्वार जो है अ के साथ ही आ रहा है, तब तो ये बन रहा है। तो ये यानी व्यंजन यहाँ से डिफिनीशन हो रही है। और अगर यहाँ देखें, क पे जब अनुस्वार लगाएंगे तो वो कंग यानी मात्रा दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि हमारे ये जो अयोगवाह वर्ण हैं, यानी ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये हमारे क्या हैं? अयोगवाह। कैसे हैं? न ये स्वर है न ये व्यंजन है, ये अयोगवाह हैं। इसी तरह देखिए विसर्ग का भी यही सूत्र होगा। अब देखिए ये क मैंने लिखा, सॉरी अ लिखा, ये अ तो लिखा है मैंने, क लिखा, क लिखा प्लस विसर्ग लगाया, तो ये हमारा बन गया कह, बना ना। यहाँ तो समझ में आया कि व्यंजन है, लेकिन यहाँ जब हमें मात्रा दे दिया तो ये क्या हो गया? स्वर। तो ये हमें समझ में आया कि ये न स्वर है ना व्यंजन है, तो ये क्या हो गया? अयोगवाह है। लेकिन जब प्रकार में पूछेगा कि वर्ण के प्रकार, तो दो ही प्रकार बताएंगे, 3 प्रकार नहीं बताएंगे, 2 प्रकार। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। और ये जो अयोगवाह है, ये कुछ विद्वान बाद में आए तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हमने जो बताया उस डिफिनीशन के हिसाब से ये न स्वर होंगे न व्यंजन होंगे, ये दोनों में ही जाएंगे।